एक पति पत्नी अच्छी खासी कमाई करते हैं, नौकरी करते हैं और अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चलाते हैं। इनकी एक बेटी है 11 महीने की, इनकी माँ है जिनकी उम्र 61 वर्ष है, जिसको ये घर पर छोड़ कर जाते हैं। दोस्तों, एक शाम ऐसी इनके जीवन में आती है जब ये घर पर लौट कर आते हैं तो इनका घर बिखरा पड़ा था, मानो क्या हुआ हो। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर यानी गेट से भीतर जाते हैं और उसके बाद जब एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो इनके पैर गीले हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो पैर गीले होते हैं तो ये दोनों पति पत्नी पीछे की तरफ हट जाते हैं, क्योंकि इस घर में यहाँ पर 61 साल की एक महिला और 11 महीने की एक नन्ही सी जान को छोड़कर गए थे। अब यहाँ पर पैरों में गीलापन किससे हुआ है? यहाँ पर खून ही खून था। दोस्तों, जब ये देखते हैं तो दोनों जने एकदम जमीन पर बैठ जाते हैं और इससे आगे जो होता है आप सुनकर हैरान हो जाओगे और आप लोगों को डर लगने लगेगा कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। एक घटना जो विदेश में घटती है, जिसकी गूंज भारत तक पहुंचती है। क्या था ये मामला? क्या था $50,000 का मामला? और क्या थी ये पूरी घटना? जब जानोगे तो बहुत ही दुख और तकलीफ होगी। दोस्तों, आज क्राइम से जुड़ी हुई एक घटना लेकर आए हैं जो बिल्कुल 100% सत्य है। कुछ फोटो इसमें दिखाने वाले हैं। कल मैं फोटो लगाने यानी मैं लगा नहीं पाई तो कुछ कमेंट आए थे। आज फोटो जो साइड में है ये रियल फोटो है। आज की घटना भारत से शुरू होती है। भारत में एक पति पत्नी जिनकी शादी हो चुकी थी। यहाँ पर पति का नाम वेंकटेश होता है और चैनलता पत्नी का नाम होता है। चैनलता और वेंकटेश्वर दोनों पति पत्नी विदेश जाते हैं। विदेश जब ये दोनों पति पत्नी जाते हैं तो ये अमेरिका जाते हैं और दोस्तों, अमेरिका को ये शायद अपने सपनों की नगरी या दूसरी दुनिया मान रहे थे। वहां पर जब ये जाकर उतरते हैं तो ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अच्छी खासी इनकी कमाई थी और वहां पर ये काम करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। यहाँ पर वेंकटेश्वर की जो पत्नी होती है चैनलता, वो गर्भ से हो जाती है। इनको बड़ी खुशी होती है और बहुत खुश होते हैं ये लोग कि हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। चैनलता धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रख रही थी, अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभा रही थी और चैनलता यहाँ पर 2 जनवरी 2012 को एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है। बेटी की आंखें मानो बहुत मोटी मोटी थी, मानो जैसे श्री देवी की आंखें हों। यहाँ पर चैनलता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश और प्रसन्न होती है। दूसरी तरफ जो चैनलता और यहाँ पर वेंकटेश होता है, उसके माँ बाप भी, जहाँ पर सत्यवती उसकी माँ जिसकी उम्र 61 साल है, वो भी वीडियो कॉल पर या ऐसे अपनी पोती को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और बार बार अपने बेटे वेंकटेश से कहती है कि बेटा, मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे अपनी पोती को या नातिन को अपनी गोद में उठाना है और उसको जी भर के खिलाना है। यहाँ पर वेंकटेश कहता है कि माँ, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही आपका वीजा लगेगा मैं आपको तुरंत यहाँ पर बुलाऊंगा, क्योंकि आपकी जरूरत भी हमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि काम भी था और बेटी भी थी। धीरे धीरे और कुछ वक्त निकलता है, तभी दोस्तों खुशखबरी आती है। वेंकटेश की जो माँ होती है उसका वीजा पास हो जाता है। यहाँ पर 61 साल की सत्यवती, आपको बताऊं, जुलाई 2012 में इस घर में आ जाती है। जुलाई 2012 में जब यहाँ पर वेंकटेश की माँ आती है सत्यवती, तो यहाँ पर घर का माहौल भारत जैसा हो जाता है। दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं, जो वेंकटेश और चैनलता है, उन्होंने यहाँ पर जैसे छोटा सा भारत बना लिया हो। जिस अपार्टमेंट में ये लोग रहते हैं वहां पर सभी भारतीय लोग रहते हैं और इन सभी के बीच में एक दूसरे के पास आना जाना बहुत अच्छे से बना हुआ। जब 61 साल की सत्यवती यहाँ पर आती है तो बहुत सारी खुशियां इनके घर में या अपार्टमेंट में छा जाती हैं, क्योंकि 61 साल की सत्यवती अपनी नातिन या अपनी पोती का बहुत ध्यान रखती है और उसे बहुत अच्छे से पालने पोषने में मदद करती है। वेंकटेश और चैनलता को एक शांति मिलती है, क्योंकि वो अपने काम को कर कर घर जब आते थे तो पूरा काम सेट पाता है, क्योंकि 61 साल की सत्यवती घर को संभालते संभालते बेटी को भी संभाल रही थी और इस घर में बहुत सारी खुशियां होती हैं। दोस्तों, तभी इस अपार्टमेंट में एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी
खुशियों को सेलिब्रेट करने की थी। यहाँ पर सभी अपने जानकार लोगों को बुलाया जाता है, सभी लोग आते हैं और भारतवासियों को ज्यादा तरह से उस पार्टी में न्योता दिया जाता है। इस पार्टी में, और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो स्थान होता है पेंसिल्वेनिया होता है। पेंसिल्वेनिया में ये लोग रहते हैं। अब यहाँ पर ये पार्टी होने के बाद इस पार्टी में बहुत लोग आते हैं जो भारत से रिलेटिव थे या भारत के रहने वाले थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन एक दिन जब यहाँ पर वेंकटेश और उसकी पत्नी चैन लता अपने काम पर जाती हैं और काम से जब शाम को घर आती हैं, वो सोमवार 22 अक्टूबर 2012 का दिन, यानी अक्टूबर का महीना, जब वो यहाँ पर आते हैं तो आकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपार्टमेंट का दरवाजा जो अक्सर माँ खोला करती थी, वो दरवाजा खुला हुआ पड़ा रहता है। दोनों पति पत्नी अंदर कहते हैं, माँ कहाँ पर हो तुम? अपनी बेटी का नाम सानवी लेकर उस पूरे घर में पुकारते हैं, क्योंकि इस लड़की का नाम जो बहुत खूबसूरत थी, इसका नाम सानवी होता है। सानवी बेटा तुम कहाँ पर हो, क्या कर रही हो, माँ कहाँ पर हैं? लेकिन जब घर के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर ये देखते हैं तो चारों तरफ अफरा तफरी और बहुत सामान फैला पड़ा हुआ था। इन दोनों को घबराहट होने लगती है। तभी ये कमरे की तरफ देखते हैं, जिस कमरे में आमतौर पर माँ उस नन्ही बच्ची को लेकर रहा करती थी। देखते हैं वहां से खून की एक लाइन बाहर आ रही है। यहाँ पर वेंकटेश के पैर उस खून से सन जाते हैं। जैसे ही पति पत्नी भागकर देखते हैं तो वहां पर 61 साल की सत्यवती जमीन पर मुंह के बट औंधी पड़ी हुई थी, जिसके शरीर की हालत बहुत बेकार थी। दोस्तों कमरे में मानो छीना झपटी हुई हो। तभी यहाँ पर एक बेटा माँ को देखकर घबरा जाता है। वहां पर तुरंत इमरजेंसी कॉल की जाती है, पुलिस को इत्तला किया जाता है और यहाँ पर पुलिस आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी ये चीजें यहीं पर थमनी नहीं थी। तभी इनकी सोच जाती है कि हमारी प्यारी बेटी सानवी कहाँ पर है। पूरे घर में सानवी सानवी कहकर पुकारते हैं। वहां पर दूसरी तरफ पुलिस आकर इस अपार्टमेंट में छानबीन कर रही थी, लेकिन सानवी कहीं भी नजर नहीं आती है। यहाँ पर वेंकटेश की पत्नी जो चैन लता होती है, वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है, विलाप करती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, कहीं से भी मुझे मेरी बेटी ला कर दो। कभी वो अपनी सास के लिए रोती है, कभी बेटी के लिए रोती है। दोस्तों इस घर में 11 से 12 जगह तरह तरह की चिट्ठियां रखी हुई थी, जिन चिट्ठियों में एक बात बहुत खास तरीके से लिखी हुई थी। इन चिट्ठियों में लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें सानवी चाहिए, अपनी बेटी चाहिए, तो $50,000 का इंतजाम करो। और जगह बताता है यहाँ पर बाजा फ्रेश बताता है, वहां पर कल ही नहीं अपनी यानी परसों राशि लेकर पहुंच जाना और हम तुम्हें तुम्हारी बेटी देंगे और तुम हमें $50,000 देना। ये चिट्ठी पढ़कर वेंकटेश और उसकी पत्नी कांपने लगते हैं। हमारी बेटी भूखी होगी या प्यासी होगी, कोई उसे खाना तो खिला रहा होगा, कोई ध्यान रख रहा होगा, मेरी किसी से क्या दुश्मनी है। 11 से 12 चिट्ठियां बरामद की जाती हैं। सभी चिट्ठियों को पुलिसकर्मी इकट्ठा रखते हैं। दूसरी तरफ मां को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों कार्रवाई आगे चलती है, लेकिन ये खबर वहां की मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगती है। वहां पर जो भारतीय एजेंसी थी वो एकदम से एक्टिव होती हैं और इन पति पत्नी को दिलासा दी जाती है। भारतीय कम्युनिटी पैसे इकट्ठा करती है और यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगवाए जाते हैं उस बच्ची के, और करीबन उन पर $50,000 का ही इनाम भी रखा जाता है। लेकिन कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। दोस्तों यहाँ पर अब इंतजार था, क्या कर सकते थे। पुलिस भी जगह जगह जाकर पूछताछ कर रही थी, हर भारतीय अपार्टमेंट में जाकर पूछताछ कर रही थी, हर उस दरवाजे को खटखटा रही थी जहां से उस बच्ची, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और उसकी जान पर बात थी कि बच्ची के साथ कुछ ऐसा वैसा या बच्ची कैसे रह रही होगी। दोस्तों पुलिस को कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो चैन लता होती है वो कहती है कि मेरे लिए पैसे मायने नहीं है,
मुझे अपनी बेटी को लाना है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कह दिया गया था साफ तौर पर चिट्ठियों में कि चैनलता ही अकेली आएगी, अगर पुलिस को खबर दी तो अपनी बेटी के जगह जगह तुम निशान देखना। मैं इस पर ये वर्ड नहीं बोल सकती जो मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ पर दोस्तों चैनलता का रो रो कर बुरा हाल था। तभी यहाँ पर कुछ भारतीय लोग सामने आते हैं। एक भारतीय जो यहाँ पर एक संस्था, भारतीय संस्था से जुड़ा हुआ था, उसने यहाँ पर इस परिवार के लिए करीबन 1000 पोस्टर छपवाए और वो गली गली बांटने का काम किया उस बेटी के लिए, लेकिन फिर भी वो बेटी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक रघुनंदन जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला था, जहाँ का वेंकटेश था, जहाँ की चैनलता थी, वहीं का रहने वाला रघुनंदन था, जिसकी अच्छी खासी जानकारी थी इस परिवार से। वो खाना बनवाता है और इनके साथ हर समय साथ था और इनका ख्याल रख रहा था, क्योंकि ये एक भारतीय था। इसकी एक पत्नी जो गर्भवती थी वो भी उसी अपार्टमेंट में रहती है। और दोस्तों यहाँ पर इनको खाना खिलाने से लेकर इनकी दिलासा दिलाने तक रघुनंदन एक अहम भूमिका निभा रहा था। धीरे धीरे वक्त निकलता है। इस माँ को ये 2 दिन सालों के बराबर लगे। जब दूसरा दिन आता है तो वो माँ उस बताए हुए पते पहुंचती है। $50,000 के साथ माँ कहती है कि मुझे पुलिस की सहायता नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस वहां पर अपने सादा कपड़ों में पहनकर इधर उधर खड़ी हो जाती है। शाम को 8 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन दोस्तों जब वो शाम को 6 बजे ही जाकर वहां पर खड़ी हो जाती है, गाड़ी में बैठी हुई चैनलता अपनी बेटी को याद कर रही है। सीने में दर्द हो रहा है। मेरी लाडो जो अभी 1 साल की भी नहीं है, पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। 10 से 11 महीने की बेटी थी जिसका नाम सानवी था। सानवी के इंतजार में वो माँ तड़प रही थी, बिलक रही थी, लेकिन धीरे धीरे घड़ी अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी और सांझ के 7:30 से 8:30 हो जाते हैं, लेकिन वहां पर पैसे लेने के लिए कोई भी नहीं आया। चैनलता यहां से हटना नहीं चाहती थी। 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, पुलिसकर्मी चैनलता को वहां से हटाना चाहते हैं तो वो कहती है कि नहीं, उन्होंने पता दिया है तो वो यहीं पर आएंगे। मुझे मेरी बेटी चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों चैनलता करीबन 12 बजे तक वहां पर रहती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। कोई भी फिरौती की रकम लेने वाला आया ही नहीं था। चैनलता घर आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ जो रघुनंदन है वो इस परिवार को बहुत सपोर्ट दे रहा था, यहाँ तक कि उनके खाने पीने का बहुत ख्याल रख रहा था। अब यहाँ पर 2 दिन और निकल जाते हैं। लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं, क्योंकि सानवी एक 10 से 11 महीने की बच्ची थी। दोस्तों तभी यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने जो खत थे उनमें एक चीज नोटिस की। यहाँ पर जो चैनलता थी उसका जो निक नेम था, यानी जो शॉर्ट नेम था, वो उस खत में लिखा हुआ था, जबकि ये नाम केवल चैनलता और उसके पति या कुछ खास लोगों को ही पता था। तो यानी बात तो सिद्ध हो चुकी थी कि कोई खास ही है, कोई अपना ही है, कोई बाहर का नहीं है, यानी कोई अमेरिका का सदस्य नहीं है। अब इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी। यहाँ पर करीबन मैं आपको बताऊं 25 अक्टूबर को पुलिस के पास एक फोन आता है। फोन आते ही पुलिस को एक जिम का ट्रेनर फोन करता है और कहता है कि सर यहाँ पर एक नीले रंग का बैग है और ये बैग कोई भी अपना नहीं बता रहा है और बहुत ही भरा हुआ है, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि ये फोन वेंकटेश और उसकी पत्नी जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहीं से ये फोन किया गया था, उसी की अपार्टमेंट की जिम से ये फोन किया गया था। दोस्तों जब वहां पर पुलिस जाती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं जब उस बैग को खोला जाता है। उस बैग के अंदर सानवी बंद थी, जिसकी सांसें बंद थी। माँ बाप ये दुख कैसे बर्दाश्त करेंगे। पुलिस वालों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पुलिस वाले अपनी कार्रवाई तेज करते हैं। पुलिस ने एक कसम खाई कि इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे ये कोई भी हो। तभी दोस्तों इसी अपार्टमेंट की सीसीटीवी कैमरों को बार बार खंगाला, क्योंकि पहले जब इनको देखा तो इसमें कोई क्रू नहीं था, लेकिन अब इनके पास एक सबूत है, नीला बैग। दोस्तों जब बार बार उन फोटो को देखा जाता है तो उनमें एक व्यक्ति उस बैग को हाथ में लिए हुए नजर आता है और
आप यकीन नहीं मानोगे वो व्यक्ति कौन था। दरअसल जो व्यक्ति हर घड़ी पति पत्नी यानी वेंकटेश और उनकी पत्नी चैनलता के साथ रह रहा था, उस व्यक्ति का नाम आपने पहले भी वीडियो में सुना है, रघुनंदन। रघुनंदन के हाथ में वो बैग था तो क्या था, पुलिस ने तुरंत उस रघुनंदन को अरेस्ट किया। रघुनंदन को जब अरेस्ट किया तो रघुनंदन पहली बार में सफाई देता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, बहुत अपने आप को बेचारा और लाचार दिखाता है। धीरे धीरे दोस्तों और भी वक्त जब उसकी अच्छी तरह से उसे पूछा जाता है तो वो बिल्कुल भी हांगने या हाँ कहने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब उसको सीसीटीवी कैमरे या फुटेज पुलिस दिखाती है तो रघुनंदन टूट जाता है। इससे आगे की कहानी जो रघुनंदन बताता है ना, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। इंसानियत को क्या, मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहती हूँ जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर रघुनंदन बताता है कि मैं कसिनो जाया करता था, मैं जुआ बहुत खेलता हूँ और मेरे ऊपर बहुत तमाम कर्जे हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं उसको नहीं बताना चाहता कि मेरे ऊपर कर्जे हैं, इसीलिए मैं इधर उधर से जो कर्जा लिया हुआ पैसा है उसे पटाना चाहता था, यानी चुकाना चाहता था, और इतनी राशि मेरे पास नहीं थी। मैं बहुत सारी परेशानियों में घिरा हुआ था। लोग मेरे पास रोज फोन करते थे पैसों के लिए। मैंने यहाँ पर घर पर एक आम जिंदगी जीना शुरू किया, लेकिन तभी मेरे सामने एक चीज आती है। मुझे यहाँ पर वेंकटेश जो होता है वो अपने घर पर एक पार्टी में इनवाइट करता है, यानी बुलाता है। वहां पर मैं देखता हूँ चैनलता ने बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण पहरे हुए थे। यहाँ पर उसकी जो माँ है 61 साल की, उसने भी बहुत सारी सोने की चीज, और वहां पर मैंने कुछ पैसे भी देखे। जब मैंने वहां पर ये सारी चीजें देखी तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये लोग मेरा कर्जा पटवा सकते हैं। और यहाँ पर जो रघुनंदन है इसकी वेंकटेश से बहुत बनती थी, क्योंकि दोनों एक ही जगह के थे, आंध्र प्रदेश के थे। दोस्तों यहाँ पर ये कहता है कि मैं उस दिन सोमवार 22 अक्टूबर 2012 का दिन चुनता हूँ। मैं जैसे ही उस घर में जाता हूँ और दरवाजा खटखटाता हूँ तो सामने वेंकटेश की जो माँ सत्यवती 61 वर्ष की होती हैं वो सामने आती हैं। मैं उनसे हंसकर बात करता हूँ तो वो मुझे अंदर बुलाती हैं। मैं अंदर जाते ही उनसे उनकी पोती को छीनने लगता हूँ। जब मैं पोती को छीन रहा था तो यहाँ पर मुझसे वो कहती हैं कि ऐसा तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी जब तक मैं जीवित हूँ। मुझसे सत्यवती आंटी ने ये सब कुछ कहा। जब उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपनी पोती को हाथ नहीं लगाने दूंगी, तो मैंने सत्यवती आंटी को रास्ते से हटाने का सोच लिया। हालांकि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जब मैं लड़की को छीना झपटी चल रही थी तो सत्यवती आंटी बहुत कोशिश करती है। उन्होंने कई बार मुझे मारा और यहाँ पर दोनों की हाथापाई में ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद उस नीले बैग में मैं उस लड़की को रखकर, यानी यहाँ पर शानवी को रखकर बाहर की तरफ जैसे ही चलने को चलता हूँ तो वो बच्ची बहुत जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों ये दरिंदा जिसका नाम यहाँ पर रघुनंदन है, शायद इस नाम के लायक भी नहीं है ये व्यक्ति, इसने उस 11 महीने की बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। अब एक बैग के अंदर ऊपर से कुछ कपड़े और रख दिए। अब जैसे ही अपार्टमेंट से थोड़ा बाहर चलता है वैसे ही वो लड़की और रोने लगती है, तो ये दोबारा उसके ऊपर और कपड़े रखता है। जैसे ही थोड़ा सा और चलता है तो सानवी एकदम खामोश हो जाती है, क्योंकि ऊपर से चेन बंद थी, बहुत सारे उसके ऊपर कपड़े रखे गए थे, जिसके कारण सानवी का दम घुट जाता है। सानवी इस दुनिया से जब चली जाती है तो ये कहता है कि मैं अपार्टमेंट से बहुत दूर जाकर जब इस बैग को खोलता हूँ तो सानवी के अंदर जान नहीं होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब मैं गलती कर चुका था। मैं बहुत पछताता हूँ, क्योंकि मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था। मेरा तो केवल फिरौती मांगना था जो मेरे कर्जे को समाप्त करती। उसके बाद मैंने सानवी को दोबारा से उसी तरह पैक किया और उसको मैंने जिम में जाकर रख दिया। दोस्तों यहाँ से ये घटना पूरी सुलझ जाती है, लेकिन आज हम अपने कानून पर आरोप लगाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा कानून ऐसा है कि सजा नहीं मिलती। दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, आपका कानून विदेश में जाकर शायद लोगों को बेहतर नजर आता है। ये बात सत्य क्यों है? क्योंकि जो ये व्यक्ति है ना रघुनंदन, आज भी अमेरिका की अदालत में, हालांकि इसको है कि भाई इसको इस दुनिया से दूर किया जाए, यानी इसको मृत्यु दंड मिल चुका है, लेकिन मैं बताऊं आज भी ये अपना केस लड़ रहा है।
और यहाँ पर गवर्नर से लेकर बहुत सारी चीजों की ऐसी क्रियाएं होती हैं या ऐसा कुछ होता है कि आज भी ये इंतजार में है कि इसका क्या फैसला होगा। आज 2026 और 2012 की घटना मैं आपको सुना रही हूं, तो ये नहीं है कि एक नॉर्मल यानी आपके ही देश में ये सब कुछ है, विदेशों में भी ये होता है। अब आप सोच कर देखिए, सब कुछ सबूत से लेकर सब कुछ सामने है, लेकिन वो व्यक्ति आज भी अपना बचाव करते हुए सलाखों के पीछे अपना वक्त काट रहा है। हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या है। आप एक चीज देखना, यहाँ के लोग, हम आप जो भी हैं, हम क्या दिखाते हैं। हम सबसे पहले अपने देश की गरीबी दिखाएंगे, हम सबसे पहले जो सबसे ज्यादा दुखी है उसको सामने पुश करेंगे कि भाई तुम कैमरे के सामने आओ। हम क्या दिखाते हैं अपने देश में, अगर कहीं कोई चीज गंदी है या कहीं पर कोई गंदगी फैली हुई है, देखो घर में रहते हैं तो सुबह हम साफ सफाई करते हैं, सभी महिलाएं, मेरी माताएं जितनी भी मुझसे जुड़ी हुई है, सभी अपने घर को साफ करती होंगी, लेकिन शाम तक वो गंदा हो जाता है ना। जहां पर इंसान रहेंगे, जीव रहेंगे, ऑटोमेटिक ये चीजें होती हैं। और ज्यादातर इंसान सबसे ज्यादा गंदगी फैलाता है। पॉलीथीन से लेकर प्लास्टिक से लेकर हर चीज का इस्तेमाल इंसान ही कर रहा है। लेकिन विदेशों में आपने देखा है, पता है क्या है, लोग अपना रिचपन और अपनी साफ सफाई पर ज्यादा, यानी अपने देश के प्रति वो लोग ईमानदार होते हैं। सीधी सीधी बात आपको ये बोलना चाहती हूँ मैं। कभी वो ये नहीं दिखाते कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कितनी बुरी चीज है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्यों, वहां पर ऐसी ऐसी गलियां हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पर खुले में लोग शौच करते हैं और बहुत गंदगी मची हुई होती है। अब तो सोशल मीडिया पर ये चीजें आने लगी हैं। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि कानून से लेकर व्यवस्था तक हर देश में यही हाल है। आप कहीं चले जाइए, हर जगह आपको ऐसा ही सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इन चीजों के खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए, एक सारी चीजें बहुत एक बंधन में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये घटना का सुनाने का उद्देश्य ये था कि सानवी को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। यहाँ पर दूसरी बात ये होती है, घटना सच्ची है और यहाँ पर एक सीखने को बात मिलती है कि ज्यादा देखो, हाँ ठीक है, हमारा सबसे लगाव है, लेकिन जिनके लिए हम अपने घर के दरवाजे खोलते हैं ना, कभी कभी वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। आखिरकार उस 10 से 11 महीने की बच्ची से क्या ऐसा, देखो पैसे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर देता है, और करने के बाद इंसान को एहसास भी होता है। दोस्तों, बहुत दुख भरी घटना है। कैसी लगी आप लोगों को, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। बहुत दुख के साथ इस घटना से जा रही हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।